अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो पेपर करने जा रहे हैं वो A2 इकोनॉमिक्स का पेपर है और पेपर 3 है। P3 A2 का है। और ये पेपर की जो ड्यूरेशन होती है वो 1.25 घंटा होती है, यानी 1 hour 15 minutes। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने आपके लिए नॉलेज पहले से लिख के रखी ताकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। यूटिलिटी क्वेश्चन नंबर 1, यूटिलिटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ रैशनल कंज्यूमर। अब रैशनल कंज्यूमर होता कौन? रैशनल कंज्यूमर वो इंडिविजुअल होता है या वो कस्टमर होता है जो गुड्स एंड सर्विस की जो परचेजिंग की जब डिसीजन मेकिंग करता है वो चार चीज़ें अपने दिमाग में या उसको पहले रिसर्च कर लेता है। पहली बात, जब वो कोई गुड खरीद रहा है उसके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होती है। और जो गुड वो खरीद रहा है वो उसकी पर्सनल प्रीफरेंस होती है, उसमें किसी का एक्सटर्नल बायस या इन्फ्लुएंस नहीं होता, जैसे मार्केटिंग इन्फ्लुएंस नहीं होता। और वो जो चीज़ खरीद रहा है उससे वाकई उसको फायदा होगा, यानी उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी या उसको सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होगी और वो अपने इनकम के हिसाब से उस गुड को खरीदेगा। तो ये चार चीज़ें जब आप मीट कर जाते हो तो आप एक रैशनल कंज्यूमर की क्राइटेरिया में फॉल कर जाते हो। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है। ये क्या बोल रहा है? एक्सेस टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या बोलता है? एडिक्टिव बिहेवियर। चॉइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कस्टमर्स। अब हम इसको देखते हैं। रैशनल कंज्यूमर होता है ना, उसको अब जो भी वो परचेजिंग डिसीजन करता है तो उसकी चॉइस उसके पास होती है। तो कंप्लीट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यस यस। एडिक्टिव बिहेवियर, नो। मतलब जो एक रैशनल कंज्यूमर जो डिसीजन लेता है वो विदाउट बायस लेता है। क्या करता है? वो विदाउट बायस करता है। अगर आप एडिक्टिव होंगे, यानी एडिक्टिव होंगे तो मतलब आप उस चीज को ज्यादा प्रीफर करोगे, तो इसीलिए आप, हाँ, एडिक्टिव नो है। अगर यस होगा तो आप रैशनल कंज्यूमर नहीं हो। चॉइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कस्टमर्स। जाहिर सी बात है, अगर आपकी चॉइस इंडिपेंडेंट है, आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे, आपको वाकई वो चीज़ चाहिए, आपको वाकई वो चीज़ फायदा देगी, तभी आप रैशनल कंज्यूमर कहलाओगे। इस एनालिसिस के बाद हम ऑप्शन डी को मार्क करते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टू क्या है? द प्राइस ऑफ गुड एस इज $6। जो गुड एस है उसकी प्राइस $6 है और वो जो गुड टी है उसकी $8 है। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम। जब भी आप कोई एडिशनल चीज को खाते हैं या कंज्यूम करते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सही है। और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दोनों गुड्स की गिवन है। अब हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, जिसका मतलब क्या होता है? द लास्ट डॉलर स्पेंट ऑन वन गुड जनरेट्स द सेम यूटिलिटी, जनरेट्स द सेम यूटिलिटी एज लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन द अनदर गुड। अब इट विल बी टू लेंदी कि अगर हम हर गुड की मार्जिनल यूटिलिटी करते निकालते रहें और हमारे पास हर गुड की 5 यूटिलिटी मौजूद है तो हम लोग को 10 दफा कैलकुलेशन करनी होगी। द स्मार्टर वे इज टू गो डायरेक्टली ऑप्शंस और हम उसको कर सकें। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि अगर हम एक गुड ऑफ एक्स कंज्यूम करें और एक गुड ऑफ वाई करें तो हम निकाल लेते हैं। जब हम, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग वन यूनिट ऑफ एस इज 36 और उसकी प्राइस कितनी है? $6। राइट, गुड एस की प्राइस कितनी है? $6। और गुड टी की यूटिलिटी कितनी है? 32 और इसकी प्राइस कितनी है? $8। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 = 4। तो मतलब ये हमारी सेटिस्फैक्शन इक्वल नहीं है। द लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन गुड एग और एस एंड टी आर नॉट इक्वल, तो ऑप्शन वन हमारा रिजेक्ट हो गया। अब ऑप्शन टू क्या है कि हम टू गुड्स ऑफ एस कंज्यूम कर रहे हैं, तो यानी टू गुड्स की यूटिलिटी कितनी है? 24 और इसकी प्राइस कितनी है? 6। और वन कंज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 32 / 8, तो ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 8 × 1 = 8, 16, ये भी 4 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? 4। कि जो हम जो यूटिलिटी एस से डिराइव कर रहे हैं वही यूटिलिटी हम
टी से भी डिराइव कर रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा आंसर तो बी है। अगर हम सी को कैलकुलेट करके देखें, 3 यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, एस की वो 18 है और उसकी प्राइस कितनी है 6, और 4 यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, टी की वो है 18 डिवाइडेड बाय 8। अब ये तो हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा आपका 16 ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसी तरह हम लास्ट ऑप्शन को भी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमारा आंसर रॉन्ग होगा। इस केस में हमारा आंसर बी है। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 में हम रीड करते हैं ये क्या बोल रहा है। द डायग्राम shows the effect of a price change on an individual consumer's equilibrium moving from E1 to E2। अब ये हमें इन्होंने एक डायग्राम दी हुई है। अब हम देख लेते हैं ये पूछ क्या रहा है। व्हाट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द डायग्राम अबाउट द प्राइस चेंज, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जो आपकी विलिंगनेस को इफेक्ट करता है। जब भी किसी गुड की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, जिस जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो आपकी विलिंगनेस को इफेक्ट करेगा। सही है। और जो इनकम इफेक्ट होता है ना, जब भी प्राइस बढ़ती है या कम होती है, वो आपकी परचेजिंग पावर को इफेक्ट करता है। सही है। अब पहले हम E1 पे थे, और हमारी ये वाली जो डिस्टेंस है ना, जब आपका बजट लाइन राइट शिफ्ट कर जाए, इसका मतलब क्या है, प्राइस कम हुई है, तभी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स। जाहिर है एक्स एक्सिस पे गुड एक्स से इसकी बजट लाइन आउटवर्ड पिवट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ एक्स हैज बीन फॉल्स। तो ऑप्शन सी और डी तो हमारा नहीं हो सकता। अब ये क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है, जब भी किसी गुड की प्राइस कम होगी, आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर दोगे, यानी आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो डॉटेड बजट लाइन है ना, जो डॉटेड बजट लाइन है, इस पे हम क्या मेजर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी इस लाइन से जो डॉटेड बजट लाइन पे हमारा इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाली जो मूवमेंट है वो हमारी किसकी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो मैंने लिखी है SI से। सही है। लाजमी नहीं जितनी आपकी विलिंगनेस बढ़ी हो, शायद आपकी उतनी अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ी हो। तो जब हमने इस इंडिफरेंस कर्व को पैरेलली मूव किया टू द न्यू बजट लाइन, तो वो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी E2 पे कर रहा है। तो मतलब यहाँ से यहाँ जो ये इफेक्ट है ना, वो क्या है हमारा, इनकम इफेक्ट, यानी इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, वाइल इनकम इफेक्ट जो है नेगेटिव है। पर हुआ क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। ऐसे ही है, पर इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा। आई होप ये आप क्लियर होगा। अब क्वेश्चन 4 में क्या बोलता है, व्हाट इज लाइकली टू हेल्प क्रिएट डायनामिक एफिशिएंसी। डायनामिक एफिशिएंसी जो होती है ना, वो लॉन्ग रन एफिशिएंसी होती है। ये एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ फर्म और एन इकोनॉमी टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली ओवर टाइम। मतलब जिस तरह आप अपने बिजनेस को ग्रो करते जाते हो, या ओवर टाइम उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो एफिशिएंसी इन टर्म्स किस चीज़ में बढ़ती है, या तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लो, या आप कंज्यूमर की प्रीफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर लो, या मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो डायनामिक्स हो रहे हैं, आप उसको एडप्ट कर लो, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। अगर हम डायनामिक एफिशिएंसी को एक डायग्राम में बनाए ना, तो इसकी ये वाली डायग्राम होती है। यानी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, 2017 का कर्व है, तो 2023 का कर्व है। लॉन्ग रन में क्या हुआ है, वो आपका कर्व यानी एवरेज कॉस्ट कम हुई है। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल देता हूँ Q1 यूनिट्स 2017 में वो P1 पे प्रोड्यूस हो रहा था, अब सेम यूनिट 2023 में P2 में प्रोड्यूस हो रहा है। यानी उसकी प्राइस कम हो गई है, इसकी कॉस्ट कम होगी, जब कॉस्ट कम होगी तो उसकी प्राइस भी कम होगी।
जाहिर सी बात है। अब ऑप्शन 1 क्या कहता है, एंट्री बैरियर्स आर रिड्यूस टू इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। यहाँ पे तो हम मतलब डायनामिक एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने एंट्री बैरियर्स की तो कोई बात ही नहीं की, ना रिस्ट्रिक्शंस की बात की। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट कम होना। तो यहाँ पे कॉस्ट कम होने की कोई बात नहीं हो रही। फर्म्स आर लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस वेयर प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, नहीं, क्योंकि जो डायनामिक एफिशिएंसी का ग्राफ है उसमें सिर्फ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मूवमेंट हो रही है। टैक्सेस ऑन प्रॉफिट आर रेज्ड टू इन फर्म्स टू इनकरेज प्रोड्यूस वेयर प्राइस इक्वल्स एवरेज कॉस्ट। टैक्सेस बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इससे भी तो आपकी एफिशिएंसी अचीव नहीं हो रही डायनामिक वाली। टैक्सेस ऑन रिटेन प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड, यानी आपके जो प्रॉफिट्स पे टैक्स होते हैं, जो रिटेन प्रॉफिट्स ऑफ एक फर्म्स के होते हैं, अगर उसको कम किया जाएगा तो जो रिटेन प्रॉफिट है वो आपकी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी, आपकी कॉस्ट कम होगी, ओवरऑल लॉन्ग रन में आपकी एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी। और मैंने जब डायनामिक एफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं बता भी रहा था कि आप अगर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो, प्रीफरेंसेस, कंज्यूमर की प्रीफरेंसेस को नोटिफाई करते हो, अडेप्ट करते हो मार्केट चेंजेस को, तब आपकी ये डायनामिक एफिशिएंसी अचीव होती है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर डी है। At which level of output is sales maximization achieved consistent with earning normal profits? सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, आउटपुट, आउटपुट को इंक्रीज करना, यानी मैक्सिमम आउटपुट या नंबर ऑफ यूनिट्स। वाइल जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है, जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है वो वैल्यू का होता है, यानी जो ये यूनिट बेस्ड होता है, इसमें यूनिट मैक्सिमाइज करने होते हैं। और जो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है ना, उसमें सेल्स की वैल्यू मैक्सिमाइज होती है। तो आई गेस आपको ये फर्क पता चल गया होगा कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में क्या फर्क है। अब ये बोल रहा है एट विच लेवल ऑफ आउटपुट सेल्स मैक्सिमाइजेशन अचीव विद कांस्टेंट विद अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। एमआर कट एमसी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब जहाँ पे आपका एम आर कट एम सी होता है वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूनिट होता है। जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, पॉइंट ए पे ये आपकी टोटल रेवेन्यू होती है और ये आपकी टोटल कॉस्ट होती है, यानी ये वाला जो गैप होता है ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। सही है। ए सी कट ए आर, ए सी कट ए आर, ए सी कट ए आर, यानी जब आपका एवरेज रेवेन्यू और आपकी एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाए, यही वो पॉइंट है जहां पे आपके यूनिट्स यानी आउटपुट यानी क्वांटिटी मैक्सिमाइज है, क्यू स्टार। इसको मैं लेबल कर देता हूँ क्यू स्टार, बिकॉज हमारी क्वांटिटी मैक्सिमाइज है। और इस पे हम देख रहे हैं रेवेन्यू इक्वल कॉस्ट है और यूनिट भी ज्यादा मैक्सिमाइज है। तो इसका मतलब क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, जब आप ज्यादा यूनिट सेल करें और आपको लॉस ना हो। तो इस केस में हमारा आंसर डी होगा। सही है। तो ये वाली बात सेल्स मैक्सिमाइज की हो गई। सही है। अब यहाँ जो एम आर इक्वल्स टू जीरो है ना, एम आर इक्वल्स टू जीरो पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे क्या होगा, आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि जब एम आर आपका जीरो होता है तो टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमाइज होगा। सही है। अब एम सी कट ए सी, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ आप नॉर्मल प्रॉफिट अचीव करते हो। नॉर्मल प्रॉफिट इन द सेंस कि जो आपकी एडिशनल कॉस्ट और जो एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाए। अब इससे जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपकी एडिशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, से एडिशनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। तो इस वजह से ये वाला आंसर भी हमारा नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं दूसरी चीज़ें मिटा रहा हूँ। सही है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। व्हाट इज अचीव्ड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। सही है। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है,
जब आपकी डिमांड इक्वल सप्लाई हो जाए या मार्जिनल बेनिफिट इक्वल मार्जिनल कॉस्ट हो जाए, तब आपकी एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव होती है। अपार्ट फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन, कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर एलोकेटिव एफिशिएंट नहीं होती। सही है। जहां उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है वो उस लेवल पे आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ओ सॉरी, उल्टा लगा दिया। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है, तो इसमें एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और ये लॉन्ग रन की बात कर रहा है, ये लॉन्ग रन की बात कर रहा है। तो लॉन्ग रन में ना सिर्फ मोनोपोली को ही सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। सही है। तो लॉन्ग रन में परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट रन में होता है, तो जिसकी वजह से हमारा आंसर ए है। The world's largest, question 7, world's largest pharmaceutical companies developed and distributed an effective vaccine to combat a dangerous virus. अब वैक्सीन लगाने से पता है क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल कोविड आ रहा है और मुझे कोविड हो गया, अब मैं कोविड वैक्सीन लगा लूंगा ना, इससे क्या होगा कि अब दूसरे बंदों को वो डिजीज या वो वायरस ट्रांसफर नहीं होगा एज कम्पेयर टू मुझसे। तो जब मैं उसको कंज्यूम करूंगा तो इससे सोसाइटी को फायदा होगा, यानी पॉजिटिवली। जब मैंने उसको कंज्यूम किया तो उससे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हुई, यानी उस चीज को मुझे कंज्यूम करने से या लगाने से एक सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वैक्सीन इज अ पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, यानी थर्ड पार्टी को बेनिफिट पहुंच रहा है इससे। व्हाट कैन बी एसोसिएटेड विद दिस वैक्सीन प्रोग्राम? वैक्सीन का डीमेरिट गुड होती है, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होती है? नहीं। इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी देखना पड़ेगा। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है, आई गेस ये हो सकता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब इसको, हाँ, मतलब एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको बनाया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली बात भी यहाँ पे लाई कर सकती है। ऑप्शन सी क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन एंड नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी? नहीं। पब्लिक गुड एंड नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी? नहीं। अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा? बी। Question 8. A landlord owns a house which is rented to tenants. Which is rented to tenants. The tenants are required to pay the electricity and water bills, and the landlord is required to decorate and repair damage to the house and its garden. What is not an example of the principal agent problem? सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम होता क्या है। प्रिंसिपल का यूजुअली मतलब होता है ओनर, या क्या बोलते हैं, जो रिस्क टेकर होता है। और एजेंट कौन होता है? जो उसको ओबे करता है या जो उस चीज को टेक केयर करता है। रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। प्रिंसिपल यानी ओनर होता है एंड एजेंट यानी टेनेंट इस केस में। व्हेन ओनर्स पास अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द एजेंट, यानी लैंडलॉर्ड ने क्या किया हुआ है, वो उसको अपना घर दे रहा है और उसने बोला हुआ है कि भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पे करने, और लैंडलॉर्ड का जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या करना चाहिए, उसको घर को डेकोरेट करना है, और अगर कोई घर में नुकसान करता है तो वो उसको क्लियर करके देगा। और जो टेनेंट है या जो एजेंट है वो यूजुअली ओनर के पर्सपेक्टिव में या ओनर के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं करता, वो अपनी मर्जी चलाता है। टेनेंट्स में नॉट ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ओनर। वो घर को यूज करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि वो उनका अपना घर नहीं है, किसी और का घर है, वो किराया तो दे रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? द टेनेंट्स फॉरगेट टू स्विच ऑफ अ टैप व्हेन फिलिंग अ बाथ एंड वाटर ओवरफ्लोज डैमेजिंग द फ्लोर। यानी इसमें क्या हो रहा है? द टेनेंट्स फॉरगेट टू स्विच अ टैप, नल का बंद करना भूल जाता है, वॉशरूम फिलअप हो जाता है, पानी गिर जाता है जिससे फ्लोर डैमेज हो जाता है।
तो ये प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम तो है, और इसने हमसे कहा नॉट वाली बताओ। द टेनेंट्स हैव अ पार्टी एंड देयर गेस्ट कॉज डैमेज टू द इंटीरियर ऑफ द हाउस, इसमें भी घर का डैमेज हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। द टेनेंट्स हैव द लाइट्स एंड द टीवी ऑन व्हेन दे गो आउट फॉर इवनिंग मील, तो इसमें क्या हो रहा है, घर तो डैमेज नहीं हो रहा, इसमें बिजली का बिल आएगा, टीवी चल रहा है फजूल में, और वो है किसका, वो किराएदार का ही है, अपना ही है, तो वो उसका नुकसान होगा। ऑब्वियसली इसका आंसर सी होना चाहिए। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन। द टेनेंट्स पार्क देयर कार इन द गार्डन एंड डैमेजिंग द ग्रास एंड द सराउंडिंग्स हेज, ये भी प्रिंसिपल एजेंट का प्रॉब्लम है, तो ए बी एंड डी तो नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा आंसर सी है। Question 9. The results of a cost-benefit analysis of a proposed government road building project is that there will be a positive net social benefit of 50 million. जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ना, वो एक डिसीजन मेकिंग टूल होता है जो कंपेयर करता है कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट को। और जब आप कॉस्ट एंड बेनिफिट को कंपेयर करते हो तो आप उसकी डिजायरेबिलिटी भी देखते हो और इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी भी देखते हो। डिजायरेबिलिटी इन द सेंस कि अगर उसकी नेट सोशल बेनिफिट है तो आप उसको करेंगे, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, कि भाई जो आप काम करने जा रहे हो, जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, उसके पैसे हैं या नहीं है, वो भी तो मैटर करता है। सिर्फ आपकी विलिंगनेस नहीं मैटर करती, आपकी एबिलिटी भी चाहिए होती है ना एक काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये पूछ रहा है व्हाई माइट द गवर्नमेंट नॉट प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, मतलब ऑल्दो हमारे पास नेट सोशल बेनिफिट है 50 मिलियन का, यानी हमारी डिजायरेबिलिटी है, डिजायरेबिलिटी है, पर हमारी इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है या नहीं है। द प्रोजेक्ट वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर अ प्राइवेट फर्म, उसके लिए फायदेमंद हो या नहीं हो तो गवर्नमेंट का कंसर्न थोड़ी है। द प्रोजेक्ट वाज कॉज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, जाहिर है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी करेगा भी तो नेट में हमारे पास सोशल बेनिफिट ही है ना, तो ये तो चीज हमें नहीं रोकेगी। देयर इज अ लिमिटेड कैपिटल अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ये बात आ गई इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, कि भाई गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पैसे हैं जो उससे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। सही है, तो ये बात मुझे लग रही है कि यार इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी इससे कनेक्ट हो रही है, तो ये बात हो सकती है। देयर वुड बी मोर हु लोज देन गेन्ड, ये जनरल बात है काफी, तो हमारा आंसर सी है। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। Question 10. If the marginal cost of a good is lower than its price, allocative efficiency has not been achieved. Allocative efficiency का मतलब क्या होता है, जब आपकी डिमांड इक्वल सप्लाई हो जाए, यानी आपकी गुड की जितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है आप उतना सप्लाई भी कर रहे हो, यानी आपकी गुड का जितना फायदा है उतनी कॉस्ट भी है, तो मतलब ये एक एलोकेटिव एफिशिएंसी मानी जाती है। इस पे तीनों चीजें इक्वल होती हैं। अब इसने बोला है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम है और आपकी प्राइस ज्यादा है, सही है, तो मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूँ Q1 के नाम से, और ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट है, सही है, और ये मेरी मार्जिनल बेनिफिट है, मार्जिनल बेनिफिट है, सही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल बेनिफिट यानी मार्जिनल कॉस्ट से जब ज्यादा हो तो इसकी मतलब क्या है, अंडर कंजम्पशन हो रही है, अंडर कंजम्पशन हो रही है। अंडर कंजम्पशन क्यों हो रही है, बिकॉज आपको टू स्टार पे कंज्यूम करना था, यानी आपको इक्विलिब्रियम पे कंज्यूम करना है, यानी आपको इस तरफ जाना है। अगर मैं ये बोल दूं कि ये ही मेरी प्राइस है, यही मेरी प्राइस है, जहाँ पे मेरा मार्जिनल बेनिफिट है वहीं पे मेरी प्राइस इक्वल है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट मेरी बहुत दूर है। इस केस में मुझे एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा, सही है, मुझे अपनी प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। और अंडर कंजम्पशन को ख़त्म करने के लिए, अंडर कंजम्पशन को ख़त्म करने के लिए मुझे उस गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज, यानी ये। और फाइनली मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ जाऊंगा, यानी पी स्टार पे, जहाँ पे मेरी मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस तीनों इक्वल हो जाएंगी। मतलब ना मेरी रिसोर्सेज अंडर कंज्यूम्ड है ना ओवर कंज्यूम्ड है, जितनी रिक्वायर्ड है मार्केट में, जितना बेनिफिट है उनका, जितनी कॉस्ट है जनरेट मैं कर रहा हूँ,
और उसका प्राइस उसको कवर कर रही है, तो इसीलिए इस केस में मेरा आंसर सी हो जाएगा। सही है। अब क्वेश्चन 11 करते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इजी। द डायग्राम शोज एन इंडस्ट्रीज डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ये जो डिमांड है और सप्लाई है ये लेबर्स की है। सही है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो हमारी वेज होती है कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम वेज, इसको WE में बोल देता हूँ। और लेबर कितनी, इक्विलिब्रियम लेबर आवर्स कितने हैं या नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, Y। अब हमसे ये क्या पूछते हैं? इनिशियली द लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मिनिमम वेज। यानी अब वेजेस बढ़ गई, वेजेस बढ़ गई, अब वेज फिक्स हो गई। अब ये वाली वेज जो एक एक्स क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स पे जो वेज है वो फिक्स हो गई है। यानी यहाँ पे शॉर्टेज यानी सरप्लस ऑफ लेबर हो गया, सरप्लस ऑफ लेबर्स। लेबर एस इज ग्रेटर देन लेबर डिमांड। सही है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि इससे एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या होगा, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। पहली बात, वेज बढ़ती है, डिमांड या जो क्वांटिटी क्या बोलते हैं, जो लेबर की जो हायरिंग होती है या जो उनको रखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट होती है, वो कम होती है। जब वेज बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो यानी इसकी W से X डिक्रीज होगा यानी इंक्रीज होगा, XY। तो ये वाला, क्योंकि आपका सरप्लस क्रिएट हो रहा है लेबर मार्केट में बाय द इंक्रीज ऑफ वेजेस। तो ये जो चेंज आया ना Y to X, ये डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए हमने इसको डिक्रीज कहा है। डिक्रीज भी कह सकते हो, चेंज भी कह सकते हो। तो इसने हमें ऑप्शन इंक्रीज और डिक्रीज वाला दिया है, तो यहाँ पे हमें सीधा डिक्रीज नजर आ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर ए है। द डायग्राम शोज द लेबर सप्लाई कर्व फॉर टू सेपरेट मार्केट्स। एक मार्केट एक्स है और एक मार्केट वाई है। मैं यहाँ पे अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो एक्स वाला कर्व है ना, जो एक्स वाला कर्व है ना, अगर मैं उसमें वेज बढ़ाऊं तो इसमें क्वांटिटी ऑफ लेबर एज कंपेयर टू, मतलब वेज रेट इज ग्रेटर देन क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ लेबर, मतलब वो जो उनका चेंज है। तो ये वाला जो है इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है। और ये वाला जो है वाई वाला इलास्टिक है, मतलब थोड़ी वेज बढ़ेगी, सप्लाई क्वांटिटी ऑफ लेबर ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये पॉइंट ए है, थोड़ी वेज बढ़ी, और ये पॉइंट बी हो गया। अब देखा था एक्स में क्या था कि हम वेज बहुत ज़्यादा से बढ़ा रहे हैं और क्वांटिटी ऑफ लेबर में स्मॉलर चेंज आ रहा है, और वाई कंट्री में क्या हो रहा है, थोड़ी सी वेज बढ़ा, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। मार्केट एक्स हैज़ अ हायर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पर वर्कर देन। यहाँ पे MRP की कोई वैल्यू या कोई हमारे पास एग्जैक्टली डेटा नहीं है, ये इनके डिमांड कर्व्स है। सही है। मार्केट एक्स हैज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ इट्स लेबर बिलोंगिंग टू अ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का कोई डेटा गिवन नहीं है हमारे पास। मार्केट एक्स हैज़ अ हायर लेबर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल कॉस्ट। परसेंटेजेस का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है। मार्केट एक्स हैज मोर स्पेसिफिक स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। जैसे हमने देखा कि जो मार्केट एक्स की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, वेजेस मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज हो जाए फिर भी उनकी क्वांटिटी सप्लाई ऑफ लेबर में या क्वांटिटी डिमांड, जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है उसमें इतना इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों? उसमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है, ज़्यादा आपको स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो इसीलिए वो हमारा आंसर डी है। Question 13. The table shows the main characteristics of employment in two occupations. अब टेबल को हम थोड़ा बाद में देखते हैं। What can be definitely be deducted from the table? Those employed in the occupation Y attach greater importance to job security. हाँ, इसमें जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, लेकिन अटैच का मतलब इतना कोई, मतलब जो उसमें काम कर रहे हैं शायद उनको जॉब सिक्योरिटी की जरूरत हो या ना भी हो। तो अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस तो हमें नजर नहीं आ रही। इंपॉर्टेंस मतलब क्वालिटेटिव फिगर, हमारे पास क्वांटिटेटिव फिगर्स हैं या नंबर्स हैं। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। दोज एम्प्लॉयड इन ऑक्यूपेशन एक्स अटैच लेस इंपॉर्टेंट टू लेजर एक्टिविटीज।
यहाँ पे लेजर एक्टिविटीज का भी कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ, ऑल्दो दे काम ज्यादा कर रहे हैं, उनको तनख्वाह ज्यादा मिल रही है, तो वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप काम ज्यादा कर रहे हो, आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। सही है। तो इसका भी कोई लॉजिकल सेंस नहीं है। ज़ाहिर है हमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं। और देयर विल बी मोर कंपटीशन फॉर प्लेसेस ऑन ट्रेनिंग कोर्सेज टू एंटर ऑक्यूपेशन एक्स देन ऑक्यूपेशन वाई। ये उल्टी बात कही इसने। अगर ये कहता कि ज्यादा ट्रेनिंग कोर्सेज रिक्वायर हैं टू एंटर इन ऑक्यूपेशन वाई देन एक्स, तो ये बात सही होती। क्यों? कि बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेनिंग चाहिए होती है या कंपटीशन जहाँ पे होता है, वो यूजुअली स्टेबल जॉब्स, सस्टेनेबल जॉब्स, या मतलब जो कंफर्टेबल जॉब्स होती हैं, उनके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। जो ऑक्यूपेशन एक्स है वो यूजुअली, मतलब उसमें देखो ट्रेनिंग भी कम चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी कम है। ये आपके लाइक मैनुअल वर्कर्स जो होते हैं ना, प्लम्बर या आपके क्लीनर्स या आपके इस तरह जो मैनुअल काम करते हैं ना, जैसे अनप्लेजेंट टास्क करते हैं, जो इलेक्ट्रिक के जो बंदे हैं, उनकी तनख्वाहें ज्यादा होती हैं, लेकिन उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। कभी कोई पॉलिसी में चेंज आ गया तो वो, तो ऑप्शन ए बी सी तो नहीं हो सकते। ऑक्यूपेशन वाई हैज मोर नॉन पेक्यूनरी एडवांटेजेस देन ऑक्यूपेशन एक्स। नॉन पेक्यूनरी एडवांटेजेस वो एडवांटेजेस होते हैं दैट आर डायरेक्टली नॉट लिंक टू मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। जैसे कि इसमें आप 4 घंटे काम कर रहे हो, और आपकी 5 वीक्स की ऑफ ज्यादा है, मतलब आप 5 हफ्ते ज्यादा छुट्टियां कर सकते हो। इसमें लेजर आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करा जा रहा है। ऑल्दो वेजेस तो कम हैं, लेकिन आपको दूसरे फायदे ज्यादा मिल रहे हैं, आपकी जॉब ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू दिस। इसीलिए हमारा आंसर डी है। Which changes in direct and indirect taxes are likely to increase the inequality of the distribution of income in a developed economy? इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या होता है कि आप जो होते हैं, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है उसको कम कर लेते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम होता है, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्पेंडिंग कम होती है। यानी आप टैक्सेस जब कम करोगे, तो मतलब आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ है फ्रॉम रिच टू पुअर, वो बढ़ जाएगी, यानी मतलब वो इनइक्वल हो जाएगी, वो इक्वालिटी से दूर होती जाएगी। तो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू का जो मेजर सोर्स होता है ना, वो डायरेक्ट टैक्सेस होता है। अगर डायरेक्ट टैक्सेस आपके कम हो जाएंगे, तो मतलब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करोगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करोगे तो मतलब ट्रांसफर फ्रॉम रिच टू पुअर, वेल्थ रेशियो कम हो जाएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। सही है। वाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात आती है, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे तो उससे इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि इनइक्वालिटी, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हर बंदे को पे करना पड़ता है, और उसको एवेड नहीं कर सकते। अगर वो राइस होगा इनडायरेक्ट टैक्स, तो यानी उसका जो ग्रेटर प्रोपोर्शन या ग्रेटर जो बर्डन आएगा वो पुअर पीपल पे आएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर इंक्रीज होंगे तो सारा बर्डन मोस्टली किस पे आएगा? पुअर पीपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर इनकम प्रोपोर्शन इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ना यानी इनइक्वालिटी का इंक्रीज होना। और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? सोर्स ऑफ इनकम पे जो लगते हैं, या वेल्थ, सोर्स ऑफ वेल्थ पे जो डायरेक्ट टैक्स लगते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, और जिनको हम एवेड नहीं कर सकते, हर बंदा पे कर सकता है। और वाइल जो डायरेक्ट टैक्सेस के फ्लॉज होते हैं, उसमें क्या होता है, उनको एवेड कर सकते हो, आप अपनी इनकम को हाइड कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, और आप उल्टा ऊपर से उसको टैक्स रेट कम कर दोगे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। क्वेश्चन 50, अ गवर्नमेंट विशेस टू रिड्यूस द यूज ऑफ कार्स इन सिटीज। आप कार का यूसेज कम करना चाह रहे, तो आप कौन सी पॉलिसी लगाएंगे? अ डिक्रीज इन द पार्किंग चार्जेस। पार्किंग चार्जेस कम करोगे, कार का यूज बढ़ जाएगा, कार का यूज बढ़ जाएगा। पेट्रोल की फीस कम करोगे, कार का यूज बढ़ जाएगा। साइकिल को रिस्ट्रिक्ट करोगे, कार का यूज बढ़ जाएगा। सब्सिडाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज कर लोगे तो कार का यूज कम हो जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर डी है। In a country, the top 20% of the income earners pay 45% income tax and 25% on sales tax and receive 5% in cash benefits.
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम फॉर दिस ग्रुप? डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसमें से आप जो टैक्स पे करते हो उसको माइनस कर लेते हो। जो आप इनकम पे जो टैक्स पे करते हो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, उसमें आप सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं कहते। जब इनकम में से आप टैक्स माइनस कर लेते हो आप उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हो। सही है। तो 45% आपका इनकम टैक्स है, 45% आपका इनकम टैक्स है। तो इसका मतलब क्या है? 55 हमारी रिमेनिंग डिस्पोजेबल इनकम है। ऐसी बात है, 55 हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। हम सेल्स टैक्स का हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, तो हम इसको काट देते हैं। एंड रिसीव 5% इन कैश बेनिफिट्स, मतलब एडिशनल हम 5% कैश बेनिफिट रिसीव करते हैं। तो ये कितना हुआ? 60%। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी। आई गेस आपको ये क्लियर होगा। Question 17. Which combinations of circumstances is most likely to lead to an increase in the country's budget deficit? बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब आपकी इनकम यानी गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं वो कम हो जाए और उनका खर्चा बढ़ जाए। सही है। तो इसको कहते हैं बजट डेफिसिट। अब चार ऑप्शन गिवन है तो हम इनको अच्छे से पढ़ते हैं। टोटल जीडीपी कम हो जाए। अगर आपकी जीडीपी कम होगी आपको टैक्स कम मिलेगा, यानी ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये AD1 है, ये AD2 है, AD2 है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इस पॉइंट पे थे P1 पे और Y1 पे। अगर हमारा जीडीपी कम हुआ यानी हम Y2 पे आ गए, हमारा आउटपुट कम हुआ, प्राइस लेवल कम हुई। लेकिन जब आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो ये बातें हम दोनों वेरीफाई कर पा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाए। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज होगी यानी जी कम होगा, तभी तो एग्रीगेट डिमांड आपका लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। एक तो आपका आउटपुट कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, और आपका जीडीपी भी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम होगी, तो एग्रीगेट डिमांड तो वैसे ही कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बजट डेफिसिट आ रहा है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, यानी गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हुई होगी या उस पर कोई चेंज नहीं आया होगा। सही है। चेंज नहीं आया होगा इन द सेंस कि जो आपका आउटपुट है वो कम हो गया होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी होगी, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन आया होगा। तो इसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, या नो चेंज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकती है। और ऑप्शन सी में क्या बोलता है? टोटल जीडीपी इंक्रीज कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है। तो मतलब आउटपुट या जीडीपी बढ़ने से आपके टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है, तो उससे डेफिसिट होने के चांसेस तो नहीं है। ऑप्शन डी क्या बोलता है? आपकी जीडीपी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इससे भी बजट डेफिसिट तो नहीं होगा। जो गवर्नमेंट पहले से स्पेंडिंग कर रहा था अभी भी उतनी कर रहे, तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। इस केस में हमारा आंसर बी ही रहता है। Which statement applied to a central bank and a commercial bank? Issue bank notes। ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, कमर्शियल बैंक का नहीं है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब दूसरे बैंकों को सपोर्ट करने वाला सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स नहीं है। मतलब बैंक सपोर्ट अदर बैंक्स, यानी कमर्शियल बैंक सपोर्ट करता है और सेंट्रल बैंक सपोर्ट करता है अदर कमर्शियल बैंक्स, नॉट इंडिविजुअल्स। सेंट्रल बैंक का एम प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता, सही बात है। कमर्शियल बैंक का होता है। सेंट्रल बैंक रिसीव्स डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। आई गेस नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब ये बात गलत है। सेंट्रल बैंक रिसीव करता है डायरेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम गवर्नमेंट्स। तो ये इस आंसर में हमारा सी है। What is most likely to be the biggest contribution to the sustainable economic growth in a developed economy? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या? या तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई राइट शिफ्ट हो जाए AS2 यानी AD से, और या तो आपकी कंट्री का PPC राइट शिफ्ट हो जाए यानी आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई। अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, इससे आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, ना ही ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन टेक्निकल ट्रेनिंग,
टेक्निकल ट्रेनिंग से क्या होगा कि आपके जो लेबर फोर्स है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, वो अब गिवन रिसोर्सेज में ज़्यादा काम कर सकता है, तो इससे आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल हो सकती है। पॉपुलेशन बढ़ने से ये बात लाजमी नहीं कि आपकी ग्रोथ होगी, लेबर फोर्स बढ़ सकती है, वो भी डायरेक्टली नहीं। राइजिंग कंज्यूमर क्रेडिट लेवल्स नहीं, आंसर भी है। अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह बढ़ाया जा सकता है? अनेबल टू फाइंड अ जॉब, हाउएवर विलिंग एंड एक्टिवली सीकिंग फॉर अ जॉब। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन होती है जिसमें आप काम तो ढूंढ रहे होते हो, काम करना भी चाहते हो, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही होती। एंड इंक्रीज इन रीट्रेनिंग फैसिलिटीज, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ऑप्शन बी क्या कहता है? सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, द इम्पोजिशन ऑफ सिलेक्टिव इम्पोर्ट कंट्रोल्स, एंड इंक्रीज इन द पब्लिक सेक्टर डेफिसिट। इसका अनएम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये तो इम्पोर्टेड गुड्स को, तो इसलिए हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ा देता है। जब उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फर्म की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उससे वो लोगों को निकालते रहेंगे, उनको फायर करते रहेंगे, ताकि उनको अपनी कॉस्ट मेंटेन करनी होती है। क्वेश्चन 21, व्हाट डज द एक्सेलरेटर प्रिंसिपल स्टेट? पहले बात तो हम ये समझ लेते हैं एक्सेलरेटर प्रिंसिपल होता क्या। चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट्स आर ड्रिवन बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम, और ये एक्सेलरेटर का फॉर्मूला होता है। परसेंटेज चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, तो इससे आपका एक्सेलरेटर कोफिशिएंट आती है। सही है। तो consumption is a function of the rate of change in income, no. Income is a function of the rate of change in investment, no. Investment is a function of the rate of change in income. Investment is a rate of function of the interest rate of interest। तो इस केस में हमारा आंसर जो है वो सी है, यानी आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम, जिस पर रेशो से इनकम चेंज हुई और उसी रेंज से आपकी कंजम्पशन भी चेंज हुई, तो ये उसका रेशो होता है। विच गवर्नमेंट एम इज लीस्ट लाइकली टू अचीव यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। और दो टाइप की पॉलिसी होती है, कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हो और मनी सप्लाई को कम कर देते हो। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हो, आप इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हो और मनी सप्लाई को बढ़ा देते हो। और इस पॉलिसी से ये बोल रहा है लीस्ट लाइकली टू अचीव, लीस्ट लाइकली टू अचीव, तो क्या हो सकता है? स्टेबल एक्सचेंज रेट, स्टेबल एक्सचेंज रेट, स्टडी प्राइस लेवल, मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, तो आई गेस इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लीस्ट लाइकली वाला जो ऑप्शन है आई गेस वो 22 बी, राइट। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करती, उसमें आप प्राइस लेवल को मेंटेन कर लेते हो, तो ये सारी चीजें कर लेते हो। गवर्नमेंट अडॉप्ट्स एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्सपेंशनरी है, टैक्स कम कर दोगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो, इससे क्या होगा? आपका एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टू दी राइट, और इससे क्या होगा? आपकी प्राइस लेवल इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। नहीं, हाँ, प्राइस लेवल इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज होगी। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ता है। तो इस केस में हमारा ये हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम तो नहीं होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के हम करीब पहुंचते जाएंगे अगर मैं यहाँ पे एक एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दूँ। और प्राइस लेवल स्टेबल होंगी, प्राइस लेवल स्टेबल तो नहीं होंगी। जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करता है तो आपकी प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाती है। स्टेबल का मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा बढ़ना। तो इस केस में हमारा ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। और करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस तो नहीं होगा,
बिकॉज जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, आपके प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं, प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं तो मतलब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो आपके प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, पर इंपोर्ट महंगी हो रही है। इस केस में हमारा आंसर सरप्लस तो नहीं होगा जो बात है, तो इस केस में हमारा आंसर डी है। अच्छा जी, क्वेश्चन 24। कंट्री एक्स डिसाइड्स टू devalue its currency to eliminate a balance of payment. Country X decides to devalue its currency to eliminate a balance of payment deficit. Why might devaluation have a positive effect on its economy? जब आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हो ना, जब आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हो तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाती है और प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, इम्पोर्ट्स कम हो जाती है और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाती है, तो आप सरप्लस में हो जाते हो, यानी एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स हो जाती है, उनकी रेवेन्यूज की बात करते हैं। तो आप इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को एलिमिनेट करते हो और पॉजिटिव इफेक्ट इस तरीके से हासिल करते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स में क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन कंट्री एक्स, ये बात हो सकती है। फॉरेन इंपोर्टर्स में डेप्रिशिएट देयर ओन करेंसी, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। इन इलास्टिक डिमांड फॉर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स में लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नहीं। अगर इन इलास्टिक डिमांड होगी, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ने के बावजूद हम इतनी ही इंपोर्ट करेंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं नेगेटिव ही आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। लॉस ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज बाय कंट्री एक्स में रिड्यूस गवर्नमेंट बैकिंग फॉर ट्रेड प्रमोशंस, नहीं। इसमें गवर्नमेंट उल्टा इम्पोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाएगी, डिक्रीज नहीं करेगी, ताकि वो अपने सरप्लस में लाए अपने करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को। इसीलिए हमारा आंसर ए है। क्वेश्चन 25। Which cause of economic growth would involve the least cost for present and for future generation of a country's population? इकोनॉमिक ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक पोटेंशियल ग्रोथ होती है और एक एक्चुअल ग्रोथ होती है। पोटेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, जब आपका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाता है, ये AD1 है, अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाऊंगा तो इससे क्या होगा, मेरी प्राइस भी कम हो जाएगी और मेरा आउटपुट भी बढ़ जाएगा और मेरा पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, तो प्रेजेंट के लिए भी फायदा हो और फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए भी फायदा हो। इंक्रीज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ कंट्रीज मिनरल रिसोर्सेज, अगर अभी मैं नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करना शुरू कर दूंगा तो प्रेजेंट पॉपुलेशन और फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए भी कोई फायदा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय बोरोइंग, जैसे पाकिस्तान का हाल है, इतना डेट ले लिया हमारे पुराने जो पॉलिटिक्स वाले थे, तो इसकी वजह से आज हमें बुरे हालात देखने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय हाई रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करेंगे, अपने क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेंगे, तो जो उससे हमारी ग्रोथ होगी ना, उससे हमारी प्राइसेस कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी और आउटपुट भी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which additional components may be included when measuring economic development that are not included in the measures of economic growth? Measuring economic development, जब भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हो ना, पहले आप GDP को देखते हो, फिर पर कैपिटा इनकम को देखते हो, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स को देखते हो, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को देखते हो, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी मेजर्स को देखते हो, को नहीं देखते, लेवल ऑफ उसके मेजर्स को देखते हो कि किस तरह उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज यूज कर रही है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, फिजिकल कैपिटल आ जाता है, नंबर 7 पे सोशल इंडिकेटर्स आ जाते हैं, एजुकेशनल एंड लिटरेसी रेट, या हेल्थ, कितनी आपकी सैनिटेशन है, कितना आपका हेल्थ स्टैंडर्ड है, और 8th पे आता है आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये वो 8 मेजरिंग कंपोनेंट्स हैं जो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते वक्त यूज करते हो। चेंजेस इन GDP आप बिल्कुल देखते हो, चेंजेस इन GDP आप बिल्कुल देखते हो। लेवल ऑफ पॉवर्टी
ये देखते हो, मतलब वही चीज, वही बात हो जाती है कि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी मेजर्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। रियल इनकम पर कैपिटा, आप रियल इनकम नहीं देखते, सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखते हो, तो इसीलिए हमारा आंसर सी है। विच कर्व इज शोन इन द डायग्राम? कजनेट कर्व, लेफर कर्व, लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व। मैंने सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। जो कजनेट कर्व होता है ना, वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड इनकम इनइक्वालिटी। तो इस, और ये कर्व बिल्कुल वही है, तो हमारा आंसर ए है। लेफर कर्व जो होता है वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। और लॉरेंस कर्व जो होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी को शो करता है। और लॉरेंस कर्व से हम जिनी कोएफिशिएंट भी निकालते हैं, जिससे हमें इनइक्वालिटी पता लगती है। और फिलिप्स कर्व जो होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। इसीलिए हमारा आंसर ए है। ये काफी सिंपल था, काफी इजी था। Question 28. Which indicator is least likely to be used when measuring the comparative economic development of an economy? Comparative economic development का मतलब क्या है कि आप एक इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंपेयर कर दो। पहली चीज जो आप क्या कंपेयर करते हो, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये आप कंपेयर करते हो। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की हेल्थ वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, या किस तरह की सिचुएशंस हैं। जीएनआई पर इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर हेड, कि हमारी कंट्री की कम है या उसकी ज्यादा है। तो ये कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ये तीन कंपोनेंट्स यूज होते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक डेमोग्राफिक मेजर है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो इकोनॉमिक जिससे लगता है कि आप डेवलप हो रहे हैं, आपकी इकोनॉमी डेवलपिंग है या बेटर परफॉर्म कर रही है, तो इसमें ये चीजें इंक्लूड होती है। और उसने बोला लीस्ट लाइकली, तो वो है साइज पॉपुलेशन। Refers to the assessment and comparison of the progress, growth, and overall well-being of different economies. तो एक कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी आपके सामने। और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज क्या होती है? गवर्नमेंट मेजर्स aimed at influencing consumer behaviors and redirecting their spending towards domestic goods and away from imports। मतलब इसमें ये जो पॉलिसी होती है, इसमें गवर्नमेंट का एम क्या होता है कि उसके जो कंज्यूमर्स हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, और उनका जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है ना, जो इम्पोर्ट्स बेस्ड है, उसको इम्पोर्ट से हटा के डोमेस्टिक आउटपुट पे फोकस करवाना। तो इम्पोर्ट्स को कम करना और डोमेस्टिक गुड्स पे फोकस करवाना, वो किस तरह हो सकता है? इंक्रीज इन इनकम टैक्स नहीं, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट नहीं, हाँ टैरिफ लगा दे। अगर टैरिफ बढ़ा दे गवर्नमेंट इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो हम कम चीजें मंगवाएंगे, प्राइजेस ऑफ इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स विल बी फॉल, रेवेन्यू ऑफ इम्पोर्ट्स विल बी फॉल। इस केस में हमारा आंसर सी होगा। मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आ जाएगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो ये तो नहीं, इसीलिए हमारा आंसर सी। लेबर फ्रॉम लो इनकम कंट्रीज ऑफन माइग्रेट्स टू हाई इनकम कंट्रीज। ये सप्लाई ऑफ लेबर्स है, ये डिमांड ऑफ लेबर्स ऑफ हाई कंट्री इनकम कंट्रीज, इनकी डायग्राम है, सही है। अब ये बोल रहा है लो इनकम कंट्री से लोग माइग्रेट कर रहे हैं हाई इनकम कंट्रीज में। तो इसमें क्या होगा कि जो हाई इनकम कंट्री में है ना, उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ लेबर विल शिफ्ट टू द राइट। एक तो उनकी वेज कम हो जाएगी और उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर ऑन वेज राइजेस विल बी डिक्रीज, वेज पे जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, लेबर ज्यादा हो जाएगा मार्केट में, ऐसे ही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज और इंक्रीज होगा। क्यों? जब आपका एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे था, अब आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है। और प्रोडक्टिव कैपेसिटी या एग्रीगेट सप्लाई कब बढ़ता है? जब आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब हमारा लेबर हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आपका अल्टीमेटली एग्रीगेट सप्लाई विल राइज।
इस केस में हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो इंक्रीज होगी और प्रेशर ऑन वेज राइज विल आल्सो डिक्रीज, इसीलिए हमारा आंसर सी है। आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।